Dear friends, welcome to A1IS. Today we will start our ongoing current affairs series. Again, the important question जो हमने कल डिस्कस किया था बायो E3 पॉलिसी, उसको लेकर के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे. देन वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो भी सेक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कंटेंट को लेकर बड़ा दिक्कत होता है. इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास आपने इतना पढ़ा है कि आपके पास बहुत इनफ कंटेंट होते हैं. हाँ, ये सच्चाई है कि अच्छे कंटेंट होंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन साइंस एंड टेक में क्या दिक्कत है ना कि यहाँ पे कंटेंट ही नहीं हमारे पास रहता है. जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए जो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर बायो इकोनॉमी, तो जब तक आप ये टॉपिक के बारे में पढ़े नहीं होंगे तो इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकते. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है, क्या अप्रोच होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं बड़ा वोलाटाइल एंड बड़ा वास्ट होता है कि कौन टॉपिक को पढ़ना है, कौन टॉपिक को नहीं पढ़ रहा. बाउंड्रीज बहुत बड़े होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू हैव टू थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर सेक्शंस, क्योंकि आपने बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई किया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे अटपटा रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है. तो अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस रखिए, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएस पेपर. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी हम डिस्कशन करेंगे प्लीज कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, और इसको जितने क्वेश्चंस आप लिखिएगा आपके पास उतने कंटेंट होंगे. डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मैंने हमेशा बोला कि आईआर के सवाल में डाटा उतना मायने नहीं रखता है, अप्रॉक्स अराउंड सब यूज कर सकते हैं. इकोनॉमी में भी थोड़ा सा डेटा का आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वही आपके कंटेंट को इनरिच करता है. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, the approach regarding the content और discussion. तो now we discuss the important question जो हमने कल पढ़ा था. what is circular bioeconomy? how can circular bioeconomy approach help India achieve its net zero emission by 2070 target? अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि what is circular bioeconomy. अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके सारे बाउंड्रीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ सुना है, आपके पास कंटेंट, तो आप कुछ नहीं लिख सकते, आपको समझ नहीं आएगा क्या पॉइंट्स लिखना है. अगर कोई भी टॉपिक, मैंने वही डिस्कशन में बताया कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने कल बायो E3 पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, बायो E3 पॉलिसी के बारे में पढ़ा था. इसके सारे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी के बारे में सारा चीज़ डिस्कशन किया था. तो इसमें भी सर्कुलर बायो इकोनॉमी को लेकर हमने बात किया था, ग्रीन ग्रोथ और सर्कुलर बायो इकोनॉमी. ग्रीन ग्रोथ अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जैसे हम एनर्जी ट्रांजिशन की फेज में जा रहे हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, नेट जीरो एमिशंस की हम बात कर रहे हैं. और सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या था? रिसाइकिल, रीयूज, रिपेयर. दिस इज द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ सर्कुलर बायो इकोनॉमी. और बायो इकोनॉमी क्या था? बेसिकली कि हम ऐसा कुछ कंजम्पशन करें या प्रोडक्शन करें जो एक तरीके से हर सेक्टर में इम्पैक्ट करे. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग, हमने सारा चीज़ डिस्कस किया था. तो व्हाट इज सर्कुलर बायो इकोनॉमिक और इसका अप्रोच रिगार्डिंग द 270. तो दिस इज वन ऑफ द 2070 को लेकर जो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है उसको लेकर ये सवाल है. तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर लिखें एंड थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा रखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंपेयर टू द कोर सब्जेक्ट और जो स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी और इकोनॉमी को लेकर. नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग टुडे टॉपिक. आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है इंडिया स्पेस इकोनॉमी. अगेन आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, द इम्पॉर्टेंट मिशंस, इसरो के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, द बिगनिंग, ये सारा चीज़ आपने पढ़ा. तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट भी अगर हम बात करें तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया स्पेस इकोनॉमी. अब स्पेस इकोनॉमी क्या होता है आज हमें वो पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पढ़ना है, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023. तो स्टैटिक पार्ट को अगर हम रखें कि इंडिया स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके
क्या बोलते हैं जर्नी को लेकर, उसके डेवलपमेंट को लेकर, उसके सिग्निफिकेंस, सारा चीज़ आपने पढ़ा हुआ। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट, और डायरेक्ट सवाल कभी भी आ सकता है कि इंडिया स्पेस इकोनॉमी का रोल आने वाले समय में टू विकसित भारत। तो जब हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्पेस, तो सबसे पहले जो तो रिमार्केबल लॉन्ग जर्नी का ध्यान में आता है। आर्यभट्ट जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1975 टू द चंद्रयान 3। तो भारत का जो स्पेस जर्नी है इज वन ऑफ द साइनिंग फेज रहा है फ्रॉम द 1975 टू टिल 2025 तक। तो भारत का जर्नी हो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया है, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड प्राइम सेक्टर बन चुका है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, अगेन इंडियाज स्पेस सेक्टर इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्लेयर, क्योंकि जो इसका स्पेस इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा है। तो जो हमारा सपना है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का, उसमें दिस स्पेस सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल। आज हम उसी स्पेस इकोनॉमी के सारे बाउंड्रीज समझेंगे। तो इंडियाज स्पेस इकोनॉमी और इंडियाज स्पेस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द माइलस्टोन। जब हम इसका अचीवमेंट की हम बात करते हैं तो आर्यभट्ट और चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन बहुत सारे हैं जो आपको पता है, मंगलयान, बहुत सारे ऐसे मिशन है जो भारत की एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्लोबल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाता है। व्हेन दिस स्पेस मिशन हो या स्पेस सेक्टर हो, भारत का इतना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिस स्पेस सेक्टर ऑफ इंडियाज और द रोल ऑफ इसरो, जो भी वो जर्नी करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके कारण इसरो इज वन ऑफ द वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। कॉस्ट इफेक्टिव आपने देखा होगा मंगलयान मिशंस, वेस्टर्न कंट्रीज का अगर आप वो देखेंगे और मंगलयान का मिशंस का खर्चा देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसरो के जो भी प्रोजेक्ट मिशंस होते बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, इनोवेशंस को लेकर, रीयूज ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स हो और भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को लेकर हो, इनोवेशंस भी बहुत आपको दिखेंगे द इसरोस के प्रोग्राम्स में हो या इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स में हो। तो दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप एज ए इकोनॉमी। जब हम इंडिया स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा जो अचीवमेंट है, हमारा जो टेक्निक है, हमारे पास जो इनोवेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आने वाले इकोनॉमिक बूस्ट में। तो व्हाट इज स्पेस इकोनॉमिक? तो सबसे पहले तो यही सवाल निकलता है, व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी? When we talk about what is space economy, according to OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन डेवलपमेंट, आपने ऑपरेशन के बारे में पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये कहता है द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेस, फुल रेंज ऑफ activities and utilizing of resources that create value of benefits, that create value of benefits to human beings in the field of exploration, research, understanding and utilize of space। तो हम बेसिकली एक डिफिनेशन बताना चाहते हैं कि स्पेस इकोनॉमी में क्या होता है, व्हाट इज द स्पेस इकोनॉमी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया स्पेस इकोनॉमी को। तो यूटिलाइजेशन की बात कर रही है, एक्टिविटीज की बात कर रही है टू क्रिएट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स टू द ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन सोसाइटी को लेकर। एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च की हम बात करें
अंडरस्टैंडिंग की बात करें स्पेस में, तो इसी को हम कहते हैं स्पेस इकोनॉमी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द स्पेस इकोनॉमी। अगेन आई होपिंग कि आपने स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, द स्पेस सेक्टर, प्रीलिम्स में भी और मेंस में। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स डेवलपमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही आएंगे, उसमें कुछ आपको स्टैटिक पार्ट लिखना रहता है क्योंकि आपने वो पढ़ा। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो स्पेस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, स्पेस इकोनॉमी की हम जो बात कर रहे हैं उसमें भारत का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और ग्लोबली क्या बड़ा मार्केट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट चर्चा बना हुआ है स्पेस इकोनॉमी को, और आने वाले समय में व्हाई गवर्नमेंट इज मोर फोकस रिगार्डिंग द स्पेस इकोनॉमी, और इसका विजन जो है विकसित भारत में उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सारा चीज हम समझेंगे। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो पूरा जो स्पेस इकोनॉमी है ग्लोबल मार्केट में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इसी में भारत का जो अभी परसेंटेज देखिएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है और आने वाले समय में इसको 5 ट्रिलियन ले जाना है फॉर द ग्लोबल मार्केट में, जिसमें यूएसए इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ में इस स्पेस सेक्टर इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा वो लीड करता। भारत भी है लेकिन भारत अभी इसमें और ज़्यादा फोकस कर रहा, आने वाले समय में ज़्यादा इसको यूटिलाइज करना चाहता। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल मार्केट। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्पेस इकोनॉमी का मार्केट, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज स्पेस इकोनॉमी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिचुएशन में हम सिर्फ 2% ऑफ ग्लोबल मार्केट, 2% ऑफ ग्लोबल मार्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, आने वाले समय में फॉर द 2035 तक हमने टारगेट किया कि हमें 8% ग्लोबल मार्केट कवर करना है, 8% ऑफ ग्लोबल मार्केट को कवर करना है। इन प्रेजेंट सिचुएशन हम लगभग जीडीपी की ग्रोथ में स्पेस इकोनॉमी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 20,000 करोड़। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अराउंड 30,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कितना है, 2% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। लगभग कितना अमाउंट अगर हम देखें तो लगभग 8.4 बिलियन, 8.4 बिलियन यूएस डॉलर, और हमें जाना कहाँ है, 8% पे। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको पता होना चाहिए। हम 30,000 की बात कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, 20,000 करोड़ जीडीपी की ग्रोथ में कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया स्पेस इकोनॉमी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2014 में एक ही स्टार्टअप कंपनी थी रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर, और आज के डेट में 150 स्टार्टअप कंपनीज हैं। तो दिस शोज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप इन द इंडिया स्पेस इकोनॉमी और पर्टिकुलर द स्पेस सेक्टर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। हम अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है भारत का, वो लगभग 8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है भारत का। अब भारत को पहुंचना कहाँ है, 8% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट शेयर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने वाला है, लगभग 3 से 5, तो उसमें 8% भारत शेयर लेना चाहती है, और उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। क्या चैलेंजेस है उसे रिमूव किया जाता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। और द बेटर आप इस चीज़ समझिए कि हमारा लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। जब हम देखते हैं हमारा इंडियाज के डेवलपमेंट में स्पेस रोल इन इंडियाज ग्रोथ, उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा, एक दो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसे लैंड मैपिंग में
जो हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, असेसमेंट की बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड्स के, उसमें दिस इंडिया स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या दिस सेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो लैंड डिजिटाइजेशन की बात करें, लैंड मैपिंग की हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें रिसोर्स मैपिंग की हम बात करें, इसमें भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे सैटेलाइट के बारे में। रिसोर्स मैपिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, रिसोर्सेज जो यूज़ किया जाता है, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए इंडिया स्पेस सेक्टर हमारे डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है। नेविगेशन, जिसमें आपने नाविक के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सारा एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्पेस रोल इन द इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया स्पेस इकोनॉमी का, और जो मैंने ये डेटा बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको पता होना चाहिए इंडिया स्पेस इकोनॉमी में। 2% ऑफ ग्लोबल मार्केट और $8.4 बिलियन का हमारा मार्केट है। हम आने वाले समय में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, 8%। अभी जीडीपी में कितना इनका कंट्रीब्यूशन है, तो 20,000 करोड़। इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जिसमें वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वुमेन एम्पावरमेंट में भी स्पेस इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। 2014 में एक स्टार्टअप कंपनी थी और आज 150 स्टार्टअप कंपनीज हैं। 8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है ये मार्केट, और आने वाले समय में विल गेट इनफ पोटेंशियल हम देख रहे हैं इस स्पेस इकोनॉमी में। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट एरिया। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इन दिस मार्केट इंडिया के लिए स्पेस इकोनॉमी में? द चैलेंजेस इन इंडियाज स्पेस इकोनॉमी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ, ये बेसिकली ऐसा माना जाता है जो स्पेस सेक्टर है वो तरीके से गवर्नमेंट फंडेड से ज़्यादा चलता है। हमारे पास वैसे प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, या हमारे पास प्राइवेट एंटिटीज नहीं है जिसमें हम बहुत सारे फंड्स को एक तरीके से लोकेट कर सकते हैं। तो वी आर टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। अब जब बजट में गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है और पैसा देती है, तो वो हमारे लिए आने वाले समय में विल हैव सम एनफ मनी कि हम एक्सप्लोर कर सके, हम रिसर्च ज़्यादा कर सके। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द फंड और गवर्नमेंट फंड्स, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट फंड्स। तो ये एक सबसे कोर प्रॉब्लम बना। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंडियाज स्पेस पॉलिसी 2023 आया, कुछ एफडीआई में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए। तो ये अभी हम समझेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। दूसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन या फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा टू मैनेज, टू कंट्रोल, टू स्क्रूटनाइज कि क्या स्पेस सेक्टर में क्या काम हो रहा है। ये नहीं कि घर में बैठे आप रॉकेट छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो देयर इज द सम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि आपको कुछ नियम कानून होंगे जो पॉलिसी गाइडलाइन फॉलो करना होगा। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरिया। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हम पढ़ते हैं द ब्रेन ड्रेन के बारे में। ब्रेन ड्रेन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भारत में कि हमारे पास और दूसरे देश में ऑफर्स है, रिसोर्सेस है, तो एक तरीके से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो आने वाले समय में हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बना। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चैलेंजेस बन रहा है इंडिया स्पेस इकोनॉमी में। फोर्थ वन इज द ग्लोबल मार्केट कंपटीशन, ग्लोबल मार्केट कंपटीशन। तो दिस ऑल आर द बेसिक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए जब हम स्पेस इकोनॉमी की बात करते तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। अगेन आई एम सेइंग, जो भारत का जो लैंडमार्क है, जो माइलस्टोन है जिस स्पेस इकोनॉमी में, वो बहुत सुनहरा है, वो बहुत शानदार है। क्योंकि हम आर्यभट्ट 1975 में जब अपना सैटेलाइट लॉन्च किए थे तो हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, हमारा अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड नहीं था, तो हम यूएसएसआर का सपोर्ट लिए थे। और आज के डेट में हम अपने लॉन्चिंग पैड से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो लंबा जर्नी है, रिमार्केबल जर्नी है, वो भारत के स्पेस एजेंसीज हो या स्पेस सेक्टर हो, उसको एक तरीके से बताता है कि हमारा ग्लोबल मार्केट में या हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा क्या पोजीशन इन दिस सेक्टर। तो दिस शोज द रिमार्केबल जर्नी, द माइलस्टोन जर्नी ऑफ इंडियाज स्पेस।
Now we move to the next important sector in this India space, initiatives taken by the government to boost. Initiatives taken by government to boost इंडियाज स्पेस इकोनॉमी. अब चैलेंजेस के साथ साथ हम चाहते हैं जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है कि ग्लोबल मार्केट में 8% हो, उसको टारगेट को पूरा करने के लिए और विकसित भारत में इंडिया स्पेस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है वो है इंडियाज स्पेस पॉलिसी 2023. ये बड़ा सिग्निफिकेंट है. ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा भी हम और इसको अच्छे से पढ़ेंगे. इन नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि क्या स्पेस पॉलिसी और क्या बात करती है. दूसरा एफडीआई. एफडीआई को भी एक तरीके से ओपन किया गया, ऑटोमेटिक रूट को तरीके से 100% लाया गया, वो भी अभी समझेंगे. बस ये एफडीआई प्ले इंपॉर्टेंट रोल जो फंड क्राइसिस होता है इन दिस सेक्टर उसको काउंटर करने के लिए. एफडीआई ऑल्सो वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट. जो फंड क्राइसिस हो रहा है या जो गवर्नमेंट फंडेड को लेकर ही कंट्रोल होता है उसको काउंटर करने हैं. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्पेस बजट बढ़ाने की बात हमेशा होती है. स्पेस बजट, एनएससीआई, ये भी हम सब समझेंगे, या कॉमर्शियल विंग, कॉमर्शियल आर्म, प्राइवेट स्टार्टअप्स. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस पॉलिसी. और ये सारा चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है. ये तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना भी. इंडिया स्पेस पॉलिसी, कुछ एफडीआई के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट स्टार्टअप के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस एफडीआई लिमिट को बढ़ाया गया, ये क्या है, हाउ दिस विल हेल्प टू. अब हम एफडीआई लिमिट फॉर सैटेलाइट सब सेक्टर डिवीजन की हम बात करते हैं. अप टू 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट. दो तरीके का होता है. एक होता है कि आप एफडीआई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक होता है गवर्नमेंट से क्लियर चाहिए, लेकिन अगर कुछ एरियाज में आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंटर कर सकते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, सब सिस्टम ऑफ सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट. तो आप 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. कहने का मतलब अगर सैटेलाइट का कोई कंपोनेंट्स है, सब सिस्टम पार्ट है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कंपनीज आना चाहती है भारत, तो 100% एक तरीके से अप्रूवल है. मतलब 100% आपका कोई यहाँ पे नहीं कि आपको यहाँ की कोई लोकल इंडियन कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना, उसके साथ कोलैबोरेट करना. दूसरा, अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट. अब 74% कहने के मतलब भारत की जो बाहरी विदेश कंपनी होगी एफडीआई, वो 74% लगाएगी एंड 26% कंपनी विल बी इंडियन ओन कंपनी जो भी हो. सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डाटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट. तो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ पे आपको समझना है. बियॉन्ड 70% दिस एक्टिविटीज आर अंडर द गवर्नमेंट रूट. तो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट आपने इकोनॉमी पार्ट में भी सब पढ़ा होगा व्हेन वी टॉक अबाउट द एफडीआई. अप टू 49%. तो तीन तरीके का एफडीआई एंट्री है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियाज स्पेस. एक हुआ 100% ऑटोमेटिक रूट, 24% क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, 49%. अगर आप लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, एसोसिएटेड सिस्टम बनाते हैं, सब सिस्टम बनाते हैं, तो दिस ऑल आर द 49% ही आपको अलाउ किया गया. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय अंडर द एफडीआई जो अभी हम पढ़ रहे थे. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, कि जो पब्लिक जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी हमें समझना है. Private sector participation is also one of the important initiatives taken by Indian government. Presently, the global space industry is worth 400 billion, जो हमने अभी डिस्कस किया, and set to touch 1 trillion by 2040. And India's participation is the 2%. तो भारत का बारे में डिस्कस किया था 2% है, जाना कहाँ है हमें 8%. ओके, नाउ दिस इज, आपने ये स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा, ये एक स्ट्रक्चर है प्राइम मिनिस्टर स्पेस. इसमें हम ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा. एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं.
द स्काई रूट एरोस्पेस रिसेंटली इट लॉन्च विक्रम साराभाई इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। ये एग्जांपल रखना है व्हेन वी क्वेश्चन जब आते हैं इंडिया प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर, तो ये एग्जांपल्स आपको लिखने, इससे आपको और अच्छे नंबर मिलते हैं। Airtel packed OneWeb is in a process of launching 648 small satellites in lower Earth orbital mode to provide high speed satellite internet service। ये भी देख लीजिए, एक तरीके से प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट में एक इंपॉर्टेंट लॉन्च किया जिससे स्पीड, इंटरनेट स्पीड की हम बात करते हैं। चेन्नई एसआरएम यूनिवर्सिटी हैव बिल्ट मॉनिटरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। अग्निकुल कॉस्मोस डेवलप रॉकेट। तो मैंने कहा कि पहले जब 2014 में एक स्टार्टअप कंपनी थी और आज के डेट में इतने बड़े स्टार्टअप कंपनी इन्वॉल्व हैं इन द स्पेस सेक्टर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इंडियाज स्पेस पॉलिसी, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पहले समझिए, स्ट्रेटेजी एंड विजन फॉर इंडियाज स्पेस सेक्टर। भारत सरकार ने एक स्ट्रेटेजी तैयार किया है, स्ट्रेटेजी एंड विजन फॉर द स्पेस सेक्टर। तो इसमें ऑथराइजिंग प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी जो हम बात कर रहे थे इनिशिएटिव्स में, प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल आउटरीच की बाहर की भी कंपनी आए, बाहर के देश आए, भारत को बोले कि हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किए, आपने देखा होगा भी, ये सब और एग्जांपल्स है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और स्ट्रेटेजी टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू बूस्ट इंडिया स्पेस इकोनॉमी। Strategizing for the India space sector, nurturing and facilitating a startup, creating conducive ecosystem for the private companies, and a strategy vision for India's space sector 2032 to increase India's share in the global space economy। ये सारा important initiative points है, आपको याद होने चाहिए जब स्पेस इकोनॉमी पे सवाल आता। नाउ वी मूव टू द इम्पॉर्टेंट इंडियाज स्पेस पॉलिसी। तो मैंने कहा था कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और ये हमें बड़ा अच्छे से पढ़ना है, दिस इंडियाज स्पेस पॉलिसी। कभी कभी डायरेक्ट पॉलिसी पे ही मेंस में क्वेश्चंस रहते हैं और इसको आपको स्क्रूटनिंग या कंपेरिजन करने बोला जाएगा प्रीवियस पॉलिसी से। तो इंडियाज स्पेस पॉलिसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर और ये 6th पॉलिसी है। इससे पहले 5 आ चुका है, इससे पहले 5 पॉलिसीज आए। पहला पॉलिसीज आया था 1969 में, उसके बाद दूसरा पॉलिसीज आया था 2001 में जिसके रिमोट सेंसिंग पॉलिसीज बोलते हैं। तो दिस इज द 6th पॉलिसी एंड एवरी पॉलिसी बेसिकली एक गाइडलाइन सेट किया जाता था कि कैसे स्पेस एजेंसी जो हो या स्पेस सेक्टर में काम करना। एंड दिस 6th पॉलिसीज, इंडिया स्पेस पॉलिसी का जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और विजन है, जो सीधे डायरेक्टली बोला है पार्टिसिपेटिंग ऑफ प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज। और इससे पहले जितने 5 पॉलिसीज थे 1969 में हो या 2001 में हो, 2016 में हो, 11 में हो, कम्युनिकेशन पॉलिसी हो या यूएस स्पेशल पॉलिसीज हो, वो सारे बोलते थे द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर। तो दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज से लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है और एज ए इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग दिस। अब ये स्पेस पॉलिसी क्या बोलता है पहले समझिए। इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 इज ए कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस that outlines the roles and responsibilities of different entities in the India space sector। जब ये डिफरेंस एंटिटीज की बात कर रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस पब्लिक प्राइवेट, ये तीनों एंटिटीज की बात कर रहा है ये। और इससे पहले जितने पॉलिसीज थे वो गाइडलाइन फ्रेमवर्क बताता था कि स्पेस पॉलिसी या स्पेस सेक्टर में कैसे काम करना। इट एम्स टू इंकरेज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस सेक्टर विद द इंडिया स्पेस इसरो प्राइमरली फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये एक नॉर्मल पॉइंट्स है जो आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से, पॉलिसीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम्स टू इंक्रीज इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी टू 2% टू 10%। तो 2 से 10% हो या 2 से 8% हो, इसी का बात कर रहा और उसी विजन को पूरा करने के लिए इस स्पेस पॉलिसी लाया गया है। मूविंग फॉरवर्ड, हाइलाइट्स ऑफ पॉलिसी। दिस स्पेस पॉलिसी क्रिएट्स 4 डिस्टिंक्ट एरियाज को एक तरीके से पॉइंट आउट किया गया, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, बट रिलेटेड एंटिटीज, लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड एंटिटीज अलग है लेकिन उससे रिलेटेड है। दैट विल फैसिलिटेट ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज।
अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज है। पहला, इन स्पेस, इंडिया नेशनल स्पेस प्रोग्राम प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस आपने पढ़ा होगा, विल बी सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑथराइजेशन एजेंसी फॉर द स्पेस लॉन्चेस। तो एक स्पेशल लॉन्चेस एजेंसी बनाया, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इन स्पेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिंगल क्लियर विंडो सिस्टम बनाया गया कि ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, एक सिंगल क्लियरेंस विंडो सिस्टम बनाया कि कोई प्राइवेट कंपनी चाहे या प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज आती है और बताती है कि हम सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं। इट विल ऑल्सो डेवलप स्पेस इंडस्ट्री, प्रमोट आइडेंटिफाइड स्पेस एक्टिविटीज। नाउ मूव टू द सेकेंड, इसरो। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसरो नेशनल स्पेस एजेंसी है, फोकस प्राइमरी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन फॉर एक्सपेंडिंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटर स्पेस। शेयर करती है टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, प्रोसेस, बेस्ट प्रैक्टिस विद नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज एंड द गवर्नमेंट कंपनीज। अगर डीआरडीओ के साथ हो या और भी कोई प्राइवेट कंपनीज है उसके साथ अपना शेयर करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, the public sector undertaking under department of responsible for the commercializing space technological platform। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसीज है जो एक तरीके से बिजनेस लाएगी। इससे पहले बिजनेस लाती थी अंतरिक्ष करके, एक कॉमर्शियल आर्म थी, तो वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कॉमर्शलाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म। तो एक तरीके से कॉमर्शलाइज करेगी जो टेक्नोलॉजी आपके पास है। और अंतरिक्ष का क्या काम था, बिजनेस लेकर आएगी फॉर द इसरोज और फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now fourth one is the Department of Space will provide overall policy guideline and the nodal department for the implementation of India space policy। तो DSA is also one of the important department of space agency or department of space। It will be responsible for international cooperation and coordination, कंसल्टेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। कोई बाहरी की देश अगर आपके यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द नोडल एजेंसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, जो वो सारा चीज़ आपको करना है। नेक्स्ट, अदर की फीचर्स मैंने बताया था। इस पूरे पॉलिसी का जो सबसे कोर पॉइंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। और इससे पहले जितने पॉलिसीज आए थे वो गाइडलाइन बनाती थी। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो अनदर की फीचर ऑफ इंडिया स्पेस पॉलिसी, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू इंड स्पेस एक्टिविटीज। प्राइवेट कंपनीज विल बी अलाउड टू बिल्ड सैटेलाइट, रॉकेट्स, लॉन्च व्हीकल्स एंड इंगेज इन द डाटा कलेक्शन। जो हमने डिस्कस किया था कुछ प्राइवेट कंपनीज के बारे में या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जैसे SRM, अनुकूल, ये सारे ने इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंडियाज स्पेस पॉलिसी। अगेन आई एम सेइंग ये स्पेस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। को रिलेट करके स्पेस में साइंस टेक में सवाल आ सकता है। इससे पहले जितने स्पेस पॉलिसी थे उनको भी अच्छे से पढ़िएगा, उसको स्क्रूटनी करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना कंपेयर टू दिस स्पेस पॉलिसी। अगेन साइंस टेक्नोलॉजी जो एरिया बड़ा मैंने बताया वास्ट है, तो सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़िए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए कि उसमें कंटेंट बड़ा सिलेक्टेड और बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो फिर से हम आई एम होपिंग कि आप सारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ द न्यू टॉपिक रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू।